अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे हम, और आज हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 6 है, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जो है वो दो वर्ड्स का मजमूआ है हमारे पास। बायो का मतलब होता है लाइफ और मॉलिक्यूल का मतलब होता है केमिकल कंपाउंड्स। हमने प्रीवियस जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा था कि एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल मिल के आगे बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। अब हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाए उनको हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। केमिकल कंपाउंड्स यानी कि मॉलिक्यूल्स that are present in living organisms। क्योंकि बायो जो है ये लाइफ की स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद केमिकल कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे। आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। अब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस या स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स is called मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा एक और कोर्स में डेफिनेशन दी हुई है बायोकेमिस्ट्री की, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं और उनको हम स्टडी करें उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी जो है लाइफ है, इसको हम बायो में स्टडी करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री को। तो ऐसे लाइफ प्रोसेसेस जो कि केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म is called as बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन है हमारे पास, इसके अलावा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मेजर हमारे क्या हैं बायोमॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं की स्ट्रक्चर और इन्हीं की फंक्शनिंग को हम स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। तो अगर हम इनकी सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो मेजर हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ये हमारी बॉडी में या हमारे सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इसका क्या क्या फंक्शन है। मेजर बायोमॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। अब हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी या हमारे सेल में ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसी भी सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और सेल मेम्ब्रेन में। फॉर एग्जाम्पल के ये हमारे पास क्या है, एक सेल है,
न्यूक्लियस है और ये सारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी ये होंगे, इस आउटर कवरिंग के अंदर भी, और इस सारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं। इनका काम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल को अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी स्टोरेज, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो उस एनर्जी को यूज कर लिया जाए। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है मेजर हमारी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि हमने पढ़ा था कि ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के साथ साथ ही जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, और उसके आगे गोल्जी बन रहे होते हैं। उन गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम निकल रहे होते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी हमने, इन सब के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा जो आउटर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था ये एक लिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन इम्बेडेड होती है, इम्बेडेड फॉर्म में प्रोटीन मौजूद होती है, यानी कि तकरीबन जो सेल का आप समझ लें कि 80% अगर हम कह दें, ठीक है, तो वो क्या है? वो प्रोटीन से बना हुआ है। इसका काम क्या है? एंजाइम्स के तौर पे काम करता है, किसी भी जो फंक्शन हो रहा है उसको इनहेंस करने के लिए, उसकी स्पीड को ज्यादा करने के लिए। हार्मोन्स जो, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मेक मेम्ब्रेन्स, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज की, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, इन सब की मेम्ब्रेन्स में क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक, अब ये जो ट्रैफिक है इसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल के एक सेल के अंदर आयन आने हैं, ठीक है, सेल के अंदर आयन आने हैं, वाटर आना है, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस आनी है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसने क्या होना है? रिमूव होना है। उन सबको चेक कर रहा होता है यही प्रोटीन, कि जो एसेंशियल आयंस होते हैं उनको निकलने नहीं देता, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने में ये क्या करता है? प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद आ जाती हैं लिपिड्स। लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन में किस तरह कि हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन की शेप इस तरह की होती है, एक लिपिड बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? लिपिड है, और इसके अंदर प्रोटीन इस फॉर्म में, एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होती है। ये सारे क्या हैं? ये लिपिड मौजूद हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर भी लिपिड मौजूद होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कि ये फैट की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है। हीट इंसुलेटर, जब लिपिड जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिलती जा रही है, तो वो लिपिड के फॉर्म में, यानी कि फैट की फॉर्म में वो एनर्जी क्या होती है? स्टोर होना शुरू होती है, और एक पूरी लेयर अराउंड द बॉडी बन जाती है। और वो एनिमल जो कि ठंडे एरियाज में रहते हैं उनके गिर्द बिल्कुल एक पूरी मोटी लेयर इसकी लिपिड्स की मौजूद होती है, जो कि उनको हीट इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, यानी कि उनकी जो बॉडी हीट है उसको बाहर निकलने नहीं देती। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है वो इसी लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा आते हैं आरएनए, इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ये भी मेजर बायोमॉलिक्यूल है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है और राइबोसोम मौजूद है, ठीक है। एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, और बाकी जितना भी साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे ग्रेन्स की फॉर्म में फ्रीली मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि इसका काम क्या है? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। जो भी डीएनए है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है, उस डीएनए से ये इंफॉर्मेशन लेगा और उसको ले जाएगा राइबोसोम्स के पास, यानी न्यूक्लियस में भी है, राइबोसोम्स के पास भी है। न्यूक्लियस से जो डीएनए है, न्यूक्लियस का जो डीएनए है वहां से इंफॉर्मेशन लेगा, उसको ले जाएगा राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम क्या करेंगे? उससे बनाएंगे प्रोटीन बनाएंगे।
प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो ये हमारे पास क्या है, मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, आरएनए है, और ये हमारे सेल के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और मेजर हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इन सब के अलावा एक और हमारे पास होता है डीएनए। डीएनए को जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। और ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर। इस तरह की जो ऑर्गेनेली हमने देखी थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है इस फॉर्म में, इसके अंदर ग्रेनम, थैलेकॉइड्स, ठीक है, ये सारे पड़े थे। तो ये इसके अंदर होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस अगर तो यूकैरियोटिक सेल है और उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, उसके अंदर मौजूद होगा ये डीएनए। अगर जो सेल है वो यूकैरियोटिक है या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं है, तो जो न्यूक्लियाइड रीजन है उनके अंदर होगा प्रोकैरियोट्स में। जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता उनके न्यूक्लियाइड रीजन में। फॉर एग्जांपल कि ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर होगा। अगर तो वो सेल क्या है, इस फॉर्म में है और ये न्यूक्लियर रीजन बना, तो यहाँ पे जो है वो डीएनए उसका मौजूद होगा। अब इसका काम क्या होता है, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो विरासती जो होती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने वाली, उसको लेके जाता है फॉर डेवलपमेंट, ताकि वो डेवलप कर सके, फंक्शन करे, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसके वही कैरेक्टर्स हों, ठीक है, जिस तरह के पेरेंट्स के होते हैं उस तरह के। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट उसके जो जनरेशन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो कैरी करनी है वो किसके थ्रू होती है, डीएनए के थ्रू होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म के ड्राई मैस में कितने परसेंट मौजूद होते हैं। लेकिन इससे पहले ड्राई मैस क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसको समझ लें। ड्राई मैस हम तब कहेंगे कि जब तमाम जो वाटर है वो क्या कर दिया जाए, सेल में से रिमूव कर दिया जाए। ऑल वाटर हैज बीन रिमूव्ड। विदाउट वाटर अगर हम मैस देखें सेल का, और प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल मेम्ब्रेन अगर हम बात करें कि ये जो हमारा सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म और इस न्यूक्लियस की बात हो रही है। हम इस जो लेयर है आउटर, इसके बगैर, इसकी जस्ट इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तो हमने वाटर कंसीडर नहीं किया हुआ, और उसके अलावा ये जो आउटर कवरिंग है इसकी, उसको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे। और फिर हमने कहना है कि ये जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये कितने परसेंट मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हाई रेशियो में मौजूद है प्रोटीन, जो कि 50% होता है। न्यूक्लिक एसिड है नेक्स्ट 18%। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स 15% तक होते हैं। एंड पे आ जाते हैं लिपिड्स, जो कि 10% एक सेल के, एक प्रोटोप्लाज्म के ड्राई मैस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इन बायोमॉलिक्यूल्स की परसेंटेज है। और टोटल अगर हम बात करें तो 97% जो है ये क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यानी कि यही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। जो रिमेनिंग 7% हमारे पास आ जाते हैं उनके अंदर जो असेसरी हम कह लें मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसके अलावा एसिड्स हैं एंड अदर बेसिस।
ये इंक्लूड होते हैं बाकी 7% के अंदर। तो मतलब ये कि ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी बॉडी के ये हैं और मेजर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया, जिसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स देखे कि जो भी केमिकल कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे उनको बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे और इनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलेंगे। इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम स्टडी करेंगे उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर हमने इन ये जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी हमने देखी कि ये लोकेट कहाँ कर रहे हैं हमारे सेल के अंदर और इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने इनकी परसेंटेज भी देख ली। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है। मेजर टर्म्स हैं उनमें आ जाती है हमारे पास एक प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उन तमाम को बोला जाता है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म हो रही है। चाहे वो फिर उसकी बॉडी के अंदर किसी चीज की तोड़ फोड़ हो रही है या किसी चीज को स्टोर करके कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस या ऑल केमिकल प्रोसेसेस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहे हैं उसको हम बोल देंगे वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। फिर चाहे वो फैट की फॉर्मेशन है, फिर चाहे वो एनर्जी फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारे क्या है इसी मेटाबॉलिज्म के अंदर आ रहे हैं। इस मेटाबॉलिज्म की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल केमिकल्स, ठीक है, या सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके बना देते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एनाबॉलिज्म के अंदर। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक होते हैं, टूटते हैं इनटू सिंपल वंस। और जब ये टूटेंगे तो इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इससे क्या होगी, एनर्जी इसमें यूज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे इस चैप्टर की जो कि इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म तमाम तरह के जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, सर्कुलेशन है, इस सब को कलेक्टिवली हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो मिले और उससे कम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। इसी तरह कम्प्लेक्स कोई मॉलिक्यूल है वो टूट जाए सिंपल के अंदर तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जब टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है उससे और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक कैटाबॉलिज्म हो गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर 6 का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शनिंग है, कितने परसेंट मौजूद हैं, और इसके अलावा हमने छोटी छोटी टर्म्स डिस्क्राइब की, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। इसके बाद जो है हम अपना मेन टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसकी फंक्शनिंग को देखेंगे, कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है हमारी बॉडी को, ये देखेंगे और इसकी कैटेगरीज देखेंगे किस किस फॉर्म में ये पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को स्टडी करें, कार्बोहाइड्रेट्स का ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है अगेन, ठीक है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट जो टर्म होती है ये वाटर के लिए यूज होती है, हाइड्रेट जो है, ठीक है। अब कार्बन जो है ये C होता है, वाटर के अंदर होता है H2 O, ये वाटर का फार्मूला है। तो इसका जो वर्ड मीनिंग है इसको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी बोला जाता है, हाइड्रेटेड कार्बन इसका मीनिंग है।
और इनके अंदर जो मौजूद होती है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, और ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद हो उसको बोला जाता है कि वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड having कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब कितने मौजूद हैं? H जो है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनकी रेशो होती है 2:1 कि अगर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन 2 हो गए तो ये 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 हो गए तो ये क्या है? ये 6 हो जाएंगे। इसी तरह इनकी जो है ये रेशो चलती रहेगी। इसके अलावा इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2O(N). N is the number of carbon। यहाँ पे आप 2 पुट कर दें, इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर 4 कर दें, इधर भी 4 हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी, ठीक है, और 8 जो है वो हाइड्रोजन हो जाएंगी उसी लिहाज से। इसके अलावा इसकी डिफरेंट जो है कैटेगरीज होती हैं, और जैसे कि हमारे पास इनकी इसी कार्बन के नंबरिंग की बेसिस पे इनको मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में और पॉलीसेक्राइड्स में तकसीम किया गया है। सेक्राइड वर्ड जो है ये भी जो है वो निकला है एक वर्ड से जिसका मतलब होता है शुगर्स, ठीक है, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं थोड़ी, तो इस वजह से इनको शुगर्स भी बोला जाता है, या इसके लिए टर्म यूज की जाती है, ये क्या है? सेक्राइड्स हैं। सेक्राइड्स भी इनके लिए टर्म यूज की जाती है। अगर इनकी कैटेगरीज की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं मोनोसेक्राइड्स हैं, नंबर 2 पे आ जाते हैं डाइसेक्राइड्स, एंड नंबर 3 पे आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, पॉली का मतलब होता है मैनी। इसके अंदर जस्ट एक ही शुगर होगी, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल होगा शुगर का, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है, जो ग्लूकोज ग्लूकोज से मिल जाएगा, या ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिल जाएगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिल जाएगा। और पॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज की जब एक लंबी चेन मौजूद होगी, उनसे काफी सारे मिलते जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, या इसके अलावा 10 ग्लूकोज मिल गए आपस में। कार्बन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की या एक जो शुगर मॉलिक्यूल है उसकी बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएंगे? वो इस कैटेगरी में आते हैं पॉलीसेक्राइड के अंदर। अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। मोनो का मतलब होता है 1, मोनो मीन्स 1 एंड सेक्राइड मीन शुगर, यानी कि ये सिंगल शुगर्स होती हैं, और इसके अलावा ये क्या होती हैं? ये सिंपल होती हैं। इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट, प्लस ये वाटर के अंदर इजीली सोलबल होती हैं, क्योंकि ये क्या है? सिंपल है, इनकी कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो इजीली सोलबल होती हैं इन वाटर। इनके अंदर 3 to 7
कार्बन होते हैं, ठीक है। 3 से लेकर 7 तक इनके अंदर जो है वो कार्बन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 3 से कम कार्बन इनके अंदर मौजूद नहीं होंगे। अगर जो है 5 कार्बन या 6 कार्बन, इनकी मौजूदगी जो है वो ज्यादा कॉमन है, ये हमारे पास ज्यादा कॉमनली पाई जाने वाले मोनोसेकेराइड्स हैं। 5 कार्बन होंगे तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, पेंटोज, और 6 कार्बन होंगे तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, हेक्सोज। क्योंकि पेंटा का मतलब होता है 5 और हेक्सा का मतलब क्या होता है, ये 6 होता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, पेंटोजिस शुगर भी होती हैं और हेक्सोजिस भी होती हैं। पेंटोज के अंदर आती हैं राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ये भी 5 कार्बन है, इसके अंदर भी 5 कार्बन है। डिफरेंस जस्ट इतना है कि जो डीऑक्सी, डी का मतलब होता है लेस, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और इनके अंदर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो राइबोस की निस्बत कम होता है। इसके अंदर C5H10O5 है, इसमें C5H10O4 है, एक ऑक्सीजन कम है, लेकिन ये दोनों हैं क्या, पेंटोजेस हैं, 5 कार्बन इनके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आ जाती है हेक्सोजेस की अगर हम बात करें, इसके अंदर आते हैं ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इनका जनरल फार्मूला वही है C6H12O6, दोनों का सेम फार्मूला है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस इनका ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन के साथ, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और इसी अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर मतलब चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से फंक्शन इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है, लेकिन इधर देखें तो हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, नीचे है। इसी थोड़े से चेंज की वजह से इनके अंदर जो फंक्शनिंग है इनकी स्पेसिफिक, वो थोड़ी सी क्या है, चेंज हो जाती है। अदरवाइज ये होती सिंपल शुगर्स ही हैं, ठीक है, सिंगली पाई जाती हैं और पानी में इजीली सोलबल होती हैं, ठीक है। ये है मोनोसेकेराइड्स। इसके बाद हम देखते हैं डाइसेकेराइड, जो कि 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से बनते हैं, उनको बोला जाता है डाइसेकेराइड। जो वर्ड डाई है इसका मतलब होता है 2, एंड सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि 2 शुगर्स मिलके जो है डाइसेकेराइड बनाती हैं, यानी कि जब 2 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तो एक डाइसेकेराइड बनता है। ये क्या होते हैं, ये थोड़े से, क्योंकि मोनोसेकेराइड की निस्बत कम्प्लेक्स होते हैं, इनका टेस्ट लेस स्वीट होता है एज कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड। टेस्ट स्वीट क्या होता है, लेस होता है, कम स्वीट होता है, और उसके अलावा पानी के अंदर भी ये लेस सोलबल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सुक्रोज है, माल्टोज है। जब एक ग्लूकोज मिलता है फ्रक्टोज के साथ तो हमारे पास बनता है सुक्रोज। ये क्या है, ग्लूकोज है प्लस फ्रक्टोज, जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक सुक्रोज बनेगा। इसी तरह जब 2 ग्लूकोज यानी कि सेम मोनोसेकेराइड भी मिल सकते हैं, ये डिफरेंट मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं, ग्लूकोज अलग चीज है, फ्रक्टोज अलग चीज है, ठीक है। सेम अगर मोनोसेकेराइड मिले तो भी डाइसेकेराइड बन जाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, गिव अस माल्टोज। अब थोड़ी सी इसके अंदर अरेंजमेंट की बात कर लें, टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात कर लें, तो यहाँ पे कार्बन जो है ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, और इसका फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, क्योंकि ये 1 इधर 2 इधर, फिर कार्बन 3 ये 4 5 एंड देन 6, इसका सीधी अरेंजमेंट जाएगी कार्बन 2 3 4 5 6। तो इनके अंदर कौन सी लिंकेज बन रही है, कार्बन 1 और कार्बन 2 की 1-2 लिंकेज बन रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इधर कौन सा कार्बन है, ये ऑक्सीजन के पास है तो इसको कार्बन 1 कंसीडर कर लेंगे, इधर काउंट करेंगे ऑक्सीजन के पास से तो 1 2 3 एंड 4, ये क्या है 1-4 लिंकेज। इसको जो है नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे 1-2 लिंकेज होती है, 1-4 होती है, 1-6 लिंकेज होती है, ठीक है। तो ये लिंकेजेस जो है वो डिफरेंट है, इसी बेसिस पे इनके आगे ब्रांचेस बनती है या स्ट्रेट चेन चलती रहती है।
तो ये हमारे पास क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं, जिनका टेस्ट भी कम स्वीट होता है और वाटर के अंदर सोलबल भी कम होते हैं। मोनोसेक्राइड के मिलने से ये बनते हैं। इसके बाद जब ये डाइसेक्राइड्स मिल जाए आपस में, तो हमारे पास एक और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। अब देख लेते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। इसी तरह जब डाइसेक्राइड 2 या 2 से ज्यादा डाइसेक्राइड मिल जाएं, ठीक है, या काफी ज्यादा मोनोसेक्राइड मिलते जाएं, तो हमारे पास बन जाता है पॉलीसेक्राइड। इसके अंदर 100 और 1000 तक जो है मोनोसेक्राइड मौजूद हो सकते हैं। सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड नहीं होते, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज ग्लैक्टोजेस मिल जाती हैं, ठीक है, और कम्प्लेक्स शुगर्स बनाई जाती हैं, जिनको बोला जाता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब ही क्या है, मैनी। मैनी शुगर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मैनी कितनी है, उनकी तादाद 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1000 तक भी जा सकते हैं ये, ठीक है। अब अगर हम इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये वाटर के अंदर सोलबल नहीं होती, प्लस इनका जो टेस्ट है वो भी स्वीट नहीं रहता, ये टेस्टलेस हो जाती हैं, या नॉट स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट इनका क्या है, मीठा नहीं होता। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ये पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ये स्टोर करता है। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के लीवर प्लस मसल्स के अंदर ये पाया जाता है, और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो जो स्टार्च है, इसके अंदर ग्लूकोज की चेन होती है, इसके अंदर भी ग्लूकोज की चेन होती है, लेकिन इसके अंदर जो चेन होगी स्टार्च के अंदर, वो स्ट्रेट भी हो सकती है प्लस ब्रांच्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये ग्लूकोज है, इस तरह इसकी स्ट्रेट चेन है, और यहाँ से एक ब्रांच बन गई, ठीक है, इस तरह स्ट्रेट जा रही है, और एक ब्रांच इधर से बन गई। ये क्या है, ये एक स्टार्च है। लेकिन अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, तो ये क्या होते हैं, हाईली ब्रांच्ड ग्लूकोजेस होती हैं इसके अंदर, हाईली ब्रांच्ड। ये ग्लूकोज है, इधर ब्रांच, उसकी आगे फर्दर ब्रांच, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर ब्रांचेस मौजूद होती हैं, हाईली ब्रांच ये स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो है वो सेलुलोज होता है पॉलीसेकेराइड्स के अंदर, ठीक है, ये पाई जाती है प्लांट्स के अंदर ही होती है। प्लांट्स के किस पार्ट में, सेल वॉल में, और इसके अंदर कोई ब्रांच मौजूद नहीं होती। इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट मौजूद होते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। इस फॉर्म में जो है ये ग्लूकोज अरेंज होते हैं। इसके अलावा काइटन है एक, काइटन को जो है वो सेलुलोज की मॉडिफाइड फॉर्म भी बोला जाता है, और ये पाई जाती है एक्सोस्केलेटन के अंदर, यानी कि ऐसा स्केलेटन जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर मौजूद होता है, उसको बोलता है एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, ठीक है, और इसके अलावा ये फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर भी ये पाई जाती है काइटन। अब हमने जो है वो देख ली डिफरेंट टाइप्स कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स हो गए, ग्लूकोज।
डाइसेक्राइड जो हमारे पास सुक्रोज वगैरह हो गए, और इसके अलावा हमने जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इसको पढ़ लिया पॉलीसेक्राइड के अंदर। अब अगर हम बात करें कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास आते कहाँ से हैं और इनका फंक्शन क्या है, क्यों हमारी बॉडी के अंदर जरूरी है। सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज यानी कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं, डिफरेंट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनके सोर्सेज भी क्या है, डिफरेंट है। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स के अंदर कौन से शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ये क्योंकि सिंपल हैं और ये इजीली हमें अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये पाई जाती हैं फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर ये मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो हनी है, शहद के अंदर मौजूद है, सीरियल्स के अंदर ये पाई जाती हैं। जो हमारा अनाज है इसके अंदर पाई जाती हैं। ये क्या है, मतलब सिंपल है और ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स की बात करें, यानी कि डाइसेक्राइड्स की बात करें, तो जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स के अंदर सुक्रोस आ जाता है, ठीक है, सुक्रोस ये पाया जाता है शुगर बीट के अंदर, चुकंदर के अंदर, शुगर केन के अंदर, यानी जो गन्ना होता है उसके अंदर। इसके अलावा एक होता है हमारे पास डाइसेक्राइड लैक्टोज। ये मिल्क के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, मिल्क है, चीज है, बटर है, घी है, ठीक है, उससे मिल जाता है हमें मिल्क, या इसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो माल्टोज है वो मिलता है सीरियल से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डाइसेक्राइड्स के सोर्सेस हैं। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें जो कि ज्यादा कम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये जितने भी हमारे अनाज हैं उनके अंदर, क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा रहा था। ये एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में जो प्लांट्स रखते हैं अपने पास, उसके अंदर पॉलीसेक्राइड के फॉर्म रखते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है। जब इस फॉर्म में जो ग्लूकोज है, हमारी बॉडी को 6 ग्लूकोज चाहिए लेकिन हमने 10 इंटेक किए हैं, तो वो 6 खा लेगा, 4 को जोड़ के रख देगा, तो वो जब जोड़ता जाएगा तो पॉलीसेक्राइड्स बन जाएंगे। इसी वजह से ये पाए जाते हैं सीरियल्स के अंदर। सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, बार्ले, मेज, ठीक है, मकई है, चावल है, हमारी गंदम है, इसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका हमारी बॉडी के अंदर जाके काम क्या है, क्या ये रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि फंक्शन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो ये क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्राइमरी मतलब मेजर सोर्स है। इनसे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान सेल जो है इसको इस्तेमाल करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। किन कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज वगैरह कुछ, यानी कि जो इजीली अवेलेबल होते हैं। अब हम जो है वो कोई भी खाना खाते हैं तो उसके अंदर लाजमी नहीं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर ले, कुछ जो है वो अनडाइजेस्टेड भी होते हैं। अनडाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज है। ये क्या करता है कि ये जब मिलते हैं गुच्छा बना के, जब ये हमारी बॉडी के अंदर मूव करते हैं तो एक लिहाज से ये अंदर की क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी बाउल मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। बाउल मूवमेंट को क्या कर देते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं।
इसके अलावा जो है पेंटोसिस, पेंटोसिस यानी कि जिसके अंदर क्या होते हैं 5 कार्बन होते हैं, राइबोज होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी, ये मेजर पार्ट होती हैं किस चीज का, डीएनए का एंड आरएनए का। पेंटोसिस मेजर पार्ट किसका है, डीएनए का और आरएनए का। और ये डीएनए और आरएनए जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। इन्होंने सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक से दूसरे सेल में पास होनी है तो इसका मतलब ये कि इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, इनकी भी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने की जरूरत होती है। वो किसके थ्रू रखी जा रही है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू रखी जा रही है। इसके अलावा प्लांट ने अगर एक जगह पे मोनोसेकेराइड बनाए हैं, ग्लूकोज एक पार्ट ने बनाया है और उसको दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है तो वो उसको क्या करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा डाइसेकेराइड के अंदर, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट। इसके अलावा ये भी है कि जो सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज जो कि पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है दुनिया में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, सेलुलोज है। और ये प्लांट सेल को, एक सेल को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब एक सेल को कर रहा है तो वो बाकी सब सेल्स को भी कर रहा है, तो एट द एंड ये पूरे प्लांट को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल फंक्शन हमें का क्या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, कि एनर्जी प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना किसका काम है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स का काम है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल स्टडी की, जिसके अंदर हमने कहा कि हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 में होती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे तो एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड इजीली सोलेबल हो जाते हैं वाटर में, जो टेस्ट है वो भी इनका मीठा होता है। सिंपल शुगर्स होती हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ग्लूकोज आ गई, फ्रक्टोज आ गई और पेंटोज और हेक्सोज वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद हमने कहा डाइसेकेराइड्स आ जाते हैं, जब 2 मोनोसेकेराइड मिलके थोड़ी सी स्ट्रक्चर को कम्प्लेक्स कर दें उसको हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे थे, माल्टोज बना रहे हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बना रहे हैं, ये क्या है, डाइसेकेराइड्स हैं। इसी तरह जब ज्यादा मोनोसेकेराइड मिलेंगे, 100 मिल गए, 1000 मिल गए, ठीक है, 2000 मिल गए और वो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं या ब्रांच चेन बना रहे हैं, तो उस बेसिस पे डिफरेंट तरह के पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जैसे कि हमारे पास स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, और वो आगे जाके अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से अपनी स्पेसिफिक फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल रोटी है हमारी, ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, हमें फौरन एनर्जी मिल जाती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर कर लिया जाता है। और इसके अलावा जो है इसकी फंक्शनिंग ये है कि ये हमारी बाउल मूवमेंट को ठीक कर रही है, हमारे जो मेजर प्रोसेसेस होने हैं बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा स्ट्रेंथ दे रही है हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको, और जो मतलब प्लांट्स हैं उनकी बॉडी को भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे पास सारा जो है बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कवर हो गया। हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में, सोर्सेज के बारे में और फंक्शंस के बारे में। ये एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, यानी कि ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये उसी लिहाज से। और ये क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स होते हैं और ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से मिलके। ये क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी काम करे या जो भी स्ट्रक्चर बनाए उसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी की बना रही होती हैं और उसके अलावा फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होती हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं मोनोमर्स, यानी सिंगल सब यूनिट होते हैं।
और ये मोनोमर जब मिलते हैं डिफरेंट नंबरिंग में तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। उस पॉलीमर को हम नाम दे देते हैं प्रोटीन का। अभी जो अमाइनो एसिड हैं ये डिफरेंट होते हैं नंबरिंग डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन के अंदर 4 होंगे, कुछ के अंदर 6 होंगे, कुछ के अंदर 20 होंगे, कुछ के अंदर 50 होंगे। इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है। इसके अंदर होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स। इसी तरह हीमोग्लोबिन है, ये हमारे ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं इसके अंदर होते हैं 571 अमाइनो एसिड। यानी कि इनकी नंबरिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। प्रोटीन बनाने में जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है इनकी दो चीजें देखी जाती हैं, एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सेकंड नंबर पे देखा जाता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। कि किसी भी प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं और वो किस किस लिहाज से, किस अरेंजमेंट से जुड़े हुए हैं। इस लिहाज से इसी तरह जो है वो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनती जाएंगी और उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती जाएगी और उसी लिहाज से वो फंक्शनिंग भी क्या करेंगे, डिफरेंट परफॉर्म करेंगी। अमाइनो एसिड को अगर हम थोड़ा सा स्टडी कर लें, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, और ये मिलते हैं तो क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब इस मोनोमर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर मौजूद होता है एक सेंट्रल कार्बन। कार्बन की हमें पता है टेंडेंसी क्या होती है, 4 बॉन्ड बनाने की। 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है, तो इनके अंदर कार्बन क्या करता है, अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है। एक इनके अंदर होता है अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे लगाते हैं इनके कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड पे लगाता है हाइड्रोजन। जो चौथी साइड है वहां पे एक एक्स्ट्रा साइड ग्रुप लगा होता है जिसको हम बोलते हैं आर ग्रुप। ये आर ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये अगर इस फॉर्म में है COOH, इधर हाइड्रोजन है, इधर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ग्लाइसिन है। लेकिन अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाए इसको हम बोलेंगे एलानिन है। यानी जस्ट एक जो साइड ग्रुप है उसके अंदर चेंज आने की वजह से पूरा का पूरा अमाइनो एसिड जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसी जगह पे चेंज आने की वजह से अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। टोटल अमाइनो एसिड हमारा जो है 170 है, लेकिन इनमें से 20 इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन बनाने में, मोस्टली 20 इन्वॉल्व होते हैं। इन 20 की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकते और इनकी तादाद होती है 9। ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और इसको लिया जाता है फूड के थ्रू और इनको लाजमी लेना होता है, कंज्यूम करना होता है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है और इनकी तादाद होती है 11। ये हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद बन रहे होते हैं नेचुरली। तो ये हो गया हमारे पास अमाइनो एसिड्स, यानी कि ये क्या है, मोनोमर्स हैं, मिलेंगे तो पॉलीमर बनेगा जिसको हम नाम देंगे प्रोटीन का। इनकी स्ट्रक्चर ये है कि एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, अमाइन ग्रुप होगा और ये जो साइड चेन आर है इसमें चेंज आने की वजह से अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। टोटल नंबर 170 है, उनमें से 20 इन्वॉल्व होते हैं। उन 20 की भी आगे 2 टाइप है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल 9 है जिसको हमारी बॉडी खुद
नहीं बना सकती, नॉन एसेंशियल 11 है और इसको हमारी बॉडी खुद बना सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है, ये इसको हम एक्सटर्नल सोर्सेज कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। सोर्सेज यानी कि हम प्रोटीन को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सोर्सेज में इसके अंदर जो मेजर सोर्स है वो क्या है, मीट है, ठीक है। मीट फिर चाहे वो मटन हो, चिकन हो, बीफ हो, ठीक है। फिश है, फिश से भी प्रोटीन मिलती है हमें, एग से, मिल्क हो गया, पल्सेस हैं जितनी, और बीन्स। ये क्या है, सोर्सेज हैं प्रोटीन के। इस फूड से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन हासिल होती है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन के फंक्शंस की बात करें, यानी ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे मेजर फंक्शन तो इसका ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या होती है, प्रोटीन मौजूद होती है और ये रेगुलेट कर रही होती है किस किस आयन ने सेल के अंदर जाना है, किसने बाहर आना है, किसको अंदर जाने की परमिशन देनी है और किसको नहीं देनी। यानी कि ये सेल की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन बैलेंस करके रखती है। इसके अलावा जितनी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर भी ये बना रही होती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अलावा कोलेजन की फाइबर जो है फॉर्म में, ये कार्टिलेज का हिस्सा होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, हम पास हमारे हेयर्स हैं या नेल्स हैं उनकी भी स्ट्रक्चर ये बना रही होती है कैराटिन की फॉर्म में। एक रोल इसका ये हो गया। इसके अलावा इसका ये काम है इंजाइम्स। इंजाइम्स कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको इनहेंस कर देते हैं कैटालाइसिस के थ्रू। तो ये जो इंजाइम्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये डिफरेंट तरह के फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये क्या होती हैं, हार्मोन्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट फंक्शनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट हमारी रेगुलेशंस कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम के बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आता है, उसके अंदर ये हार्मोन्स होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन की फॉर्म में प्रोटीन मौजूद होती है हमारे मसल्स के अंदर। इसी वजह से जब जो मसल मूवमेंट है, मसल कंट्रैक्शन है, वो होती है इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से और हमारा मसल मूव करता है और मूवमेंट होती है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर। इसके अलावा ये एंटीबॉडीज के अंदर मौजूद होती हैं। एंटीबॉडीज को जो है प्रोटीन का नेम दे दिया जाता है, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं और ये क्या करती हैं, हमारे डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा ये क्या होती है, फिम्ब्रिन एक प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। कोई भी इंजरी हो जाए अगर, तो ये प्रोटीन क्या करती है, उस साइड पे जाके ब्लड के क्लॉट्स बनाती है, उसको जमा देती है ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए। तो ये क्या है, कुछ प्रोटीन के फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ही मेजर फंक्शन है। हमारी स्ट्रक्चर यानी कि जितने सेल्स हैं उन सबकी सेल मेम्ब्रेन बना रही है, कार्टिलेज, नेल्स, हेयर्स तक में ये मौजूद है, ठीक है। एंजाइम्स हैं जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीड अप करना होता है। हार्मोन्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ये देखना होता है कि जो जितने भी हमारी बॉडी के काम हो रहे हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं, ग्रोथ नॉर्मल है, ठीक है। ये डाइजेशन प्रॉपर कराने के लिए हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिन मायोसिन हमारी बॉडी के मस्कुलर मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। एंटीबॉडीज डिफेंस प्रोवाइड करती है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक हो जाए। फिम्ब्रिन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कट लग जाए, जैसे एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये प्रोटीन नहीं होती तो उनके बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा इसके मेजर रोल्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, लिपिड्स के बारे में। लिपिड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं, ठीक है।
डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इनका रोल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। उसके अलावा इनका एक और फीचर ये है कि ये वाटर के अंदर इनसोलबल हैं, लेकिन ये अपने तरह के ऑर्गेनिक जो हैं सॉल्वेंट्स उनके अंदर ये सोलबल होते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, बेंजीन है, ईथर है और अल्कोहल है। इन सब के अंदर ये सोलबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अगर हम इसकी फर्दर बात करें स्ट्रक्चर की, ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, लिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल, दूसरे होते हैं फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल के क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लिसरॉल को अगर हम डिस्कस करें तो ग्लिसरॉल के अंदर तीन बातें जो है इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एक तो ये कि ये क्या है, अल्कोहल है। सेकंड चीज ये कि इसके अंदर तीन कार्बन मौजूद होते हैं। तीसरी चीज ये कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ इस तरह की होगी। तीन कार्बन होते हैं और उनके साथ मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब क्योंकि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कार्बन के अंदर कि कार्बन क्या होते हैं, टेट्रावेलेंट होते हैं। इनके अंदर 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है और ये अपने 4 बॉन्ड पूरे भी करता है। यहाँ पे अगर हम कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इधर एक होगा और इधर अगेन 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किस चीज की है, ग्लिसरॉल की है। अब जस्ट यही जो है वो लिपिड नहीं बना रहा, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर ऐड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, लिपिड्स की होगी। अब फैटी एसिड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि इसके अंदर 3 कार्बन हैं, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग चेन्स होती हैं। कार्बन नंबर इनके अंदर वेरी करते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यहाँ हमने कहा था इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप COOH की फॉर्म में जो मौजूद हो, फंक्शनल ग्रुप, उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और इस ग्रुप को हम इस तरह भी लिखते हैं, C+O≡OH। और ये चेन के एंड पे मौजूद होगा, फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन जो है उसके एंड पे जो है वो मौजूद होगा ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं आगे फर्दर 2 टाइप्स इनकी होती हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। F से डिनोट करें अगर हम फैटी एसिड्स को। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर जो कार्बन है, लॉन्ग चेन कार्बन है, उसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है।
इस फॉर्म में सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन जाते हैं और वो चारों क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं। इसके अंदर जो है हाइड्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की निस्बत, और इनके अंदर क्या मौजूद होता है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। प्लस ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे कि घी है, रूम टेम्परेचर पे घी क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन इसके बरक्स ऑयल की अगर हम बात करें, ऑयल क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो चेन के एंड पे तो ये बॉन्ड मौजूद है, इसके साथ मौजूद है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगे होते हैं। कार्बन अपनी जो है वो टेट्रावैलेंसी को पूरा करते हुए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर भी ऐसा ही ग्रुप मौजूद है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, लेकिन इसके साथ जो कार्बन अटैच है इनके अंदर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, इधर भी डबल बॉन्ड मौजूद हो, या सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। तो इनके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो सकता है। अब एक बॉन्ड इसका इधर बनेगा, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो हाइड्रोजन, अब 1 2 3 और ये अपने 4 बॉन्ड इसके भी पूरे और इसके भी पूरे, इधर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, जो कि यहाँ मौजूद थे। यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद होता है, कार्बन के अंदर मजीद बॉन्ड बनाने की जगह नहीं बचती, तो हाइड्रोजन के नंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब यही फैटी एसिड जब इसके साथ ग्लिसरॉल के साथ आके मिलते हैं तो क्या होती है, हमारे पास लिपिड्स बन जाते हैं। अब क्योंकि फैटी एसिड डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, इनकी चेन की नंबरिंग डिफरेंट होती है और ये जो कार्बन के अरेंजमेंट है ये डिफरेंट है, तो इसी बेसिस पे जो हमारे पास लिपिड्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप्स मौजूद होते हैं लिपिड्स के, क्योंकि फैटी एसिड की जो है वो टाइप्स डिफरेंट होती हैं और वो ग्लिसरॉल के साथ जब बाइंड करती है फिर डिफरेंट तरीके के क्या बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। तो 2 तरीके के हमारे पास मेन ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं ऑयल एंड घी, दूसरे होते हैं फॉस्फोलिपिड। पहले इसको समझ लिया, अगर हम ऑयल एंड घी, सिंपल सी बात है कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होंगे तो बनेगा घी, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच होंगे ग्लिसरॉल के साथ तो बनेगा ऑयल। ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन एटम होते हैं और अपनी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करता है फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड जो हैं इसके साथ लग जाते हैं। अगर तो ये फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, यानी इनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो क्या बनेगा, घी बनेगा। लेकिन अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अटैच है, तो क्या बनेगा, ऑयल बनेगा। और जो घी है ये ज्यादातर हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं और जो ऑयल है उसको हम प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रुप इनके अंदर होता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम यही रहेगी,
ग्लिसरॉल सेम 3 कार्बन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पहले 2 कार्बन होंगे वहां पे तो फैटी एसिड आके लग जाएगा। जो थर्ड कार्बन है, थर्ड वाला कार्बन, इसके साथ अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे चेंज आने की वजह से एक पूरी नई क्लास हमारे पास बन जाती है, जो कि क्या है, हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बना रहे होते हैं। तो ये हो गए मेन ग्रुप्स लिपिड्स के। इसके बाद अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, इसको हम एनिमल सोर्स से भी हासिल करते हैं, प्लांट से भी हासिल करते हैं। एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो एनिमल के मीट से, ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहां से हमें लिपिड्स मिल जाते हैं इजीली। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, कि प्लांट्स में कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट सोर्सेज इनके हैं सीड्स हैं, ये जो भी बीन्स वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल आलमंड है, कोकोनट है, या नट्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऑलिव ऑयल आ जाते हैं, आलमंड ऑयल है, ठीक है, कोकोनट ऑयल वगैरह, ये सारे पाए जाते हैं, प्लांट्स के हासिल होते हैं। इसके बाद इनका जो लास्ट प्रॉपर्टी बच गई वो क्या है, फंक्शन की बात करने हम, हमारी बॉडी में क्या रोल है इसका, लिपिड्स का। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये एक एनर्जी रिजर्वायर होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इतनी फूड कंज्यूम कर ली है जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के बाद भी ज़्यादा हमारी बॉडी में पड़ी हुई है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको इसी लिपिड के फॉर्म में स्टोर करके रख लेती है। और जब हम स्टार्विंग कंडीशन में हैं या फास्टिंग कंडीशन में हैं, फूड अवेलेबल नहीं है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसी लिपिड को तोड़ के एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके, जखीरा करके हमारी बॉडी में रखते हैं। सेकेंड इसका फंक्शन ये है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें पोलर बियर जो है, इनकी स्किन के नीचे बहुत ज्यादा लिपिड की एक लेयर मौजूद होती है जो कि उनको ठंड से बचा के रखती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी हमारे इंटरनल ऑर्गन को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है फैट की लेयर मौजूद होती है, तो ये क्या करती है, इंसुलेशन बना के रखती है। इसके अलावा ये हार्मोनल सोर्स भी है, हार्मोन्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, वो भी क्या होता है, लिपिड इन नेचर है। इसके अलावा इसका ये भी रोल है कि ये विटामिन को डिसॉल्व करती है। ऐसे विटामिन जो कि वाटर सोलेबल नहीं होते, फैट सोलेबल होते हैं, उनको डिसॉल्व करती है ये। उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास विटामिन के है, ए है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसका सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। इस तरह ये लिपिड्स मौजूद होते हैं बाइलेयर की फॉर्म में। तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। हमारा सेल है, सेल के उसकी मेम्ब्रेन बन रही है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज है, उन सारी ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन बन रही है, और हमारी बॉडी के अंदर सैकड़ों की तादाद में सेल मौजूद हैं। तो उन सब सेल की जो लेयर बना रही है वो क्या है, यही लिपिड, ठीक है, मिलके बना रही है, इसका काम है। तो इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये था हमारा टॉपिक लिपिड्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर के सोल्युबल नहीं होती, और ये बनती कैसे हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो हमारे पास घी बनेगा, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो ऑयल बनेगा। अगर थर्ड फैटी एसिड की जगह पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाए तो वो फॉस्फोलिपिड्स होंगे। इसको हम एनिमल्स के मीट या डेयरी प्रोडक्ट से हासिल करते हैं, और प्लांट के सीड्स हैं, नट्स हैं, वहां से इसको
हम हासिल कर सकते हैं। फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। किसी क्रिटिकल कंडीशन में, स्टार्विंग कंडीशन में हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन है, हार्मोनल सोर्स है, ठीक है, विटामिन को डिसॉल्व करते हैं। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा टॉपिक लिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ये भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं, फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा इनकी क्या है हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इन यूनिट्स को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए होते हैं। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको अगर हम समझे, यानी सबसे बेसिक चीज जो है उसको हम समझें, तो ये बना हुआ होता है 3 कंपोनेंट से मिलके। कौन कौन से कंपोनेंट? एक होती है इनके अंदर 5 कार्बन पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज का मतलब होता है 5। उसके अलावा इनके अंदर होती है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और इसके अलावा इसके अंदर होती है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 चीजें मिलकर क्या करती हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड के जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो एक इनके अंदर होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब होता है 5, यानी कि इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे लगी हुई होती है इसके अंदर ऑक्सीजन। तो 5वीं कार्बन जो है इस 4th कार्बन के साथ होती है, 5 कार्बन, ठीक हो गया। इसके ऊपर जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर एक बेस होती है जिसके ऊपर क्या लगा होता है? नाइट्रोजन, यानी कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। और 5 कार्बन के साथ जुड़ा होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो 3 चीजें हैं, यानी कि ये बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 चीजें मिलके क्या बना रही हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं, ठीक है। अब इस तरह के काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? एक पूरा न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। अब ये जो है जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इसकी होती हैं आगे फर्दर 2 टाइप्स। एक होते हैं डीएनए, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक क्या है? डीएनए, और दूसरी क्या है? आरएनए। डीएनए कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी का मतलब क्या है? ठीक है, डीऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूवल और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। और ये क्या है? ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज है और ये राइबोज, यानी कि ये ऐसी राइबोज है जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम है एज कंपेयर टू राइबोज। कहाँ पे कम है? ये जो पेंटोज शुगर है इसके 2nd कार्बन पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस केस में, इन द केस ऑफ आरएनए। लेकिन अगर हम इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा के सिर्फ हाइड्रोजन लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। यानी कि इस एक ऑक्सीजन के हटाने से इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? वो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। अब अगर हम इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए बेसिकली एब्रीवेट किया जाता है इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये ऐसी राइबोज शुगर है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर जो राइबोज शुगर होती है इसकी वहां से ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिमूव किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो इसके अंदर पेंटोज शुगर मौजूद है इसके 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से इस ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिमूव कर दिया जाता है और पीछे बच जाता है सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि इस ऑक्सीजन के रिमूव होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबो, डीएनए बोला जाता है, ठीक है। अब जो है 1953 के अंदर
1953 में दो साइंटिस्ट थे, एक यूएस का था, एक जो है हमारे पास था ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने क्या किया, इस डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए है, उन्होंने बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना था, तो उन्होंने कहा था कि जो डीएनए है ये बना हुआ होता है दो स्ट्रैंड से मिलकर, ठीक है, यानी कि इस तरह की दो स्ट्रैंड्स होती हैं इनकी, जो कि आपस में क्या हुई होती हैं, ट्विस्ट हुई होती हैं, कॉइल हुई होती हैं, ठीक है, इस शेप में ये होता है। और इसके जो बेसिस हैं बेसिकली वो अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती हैं, पेयर बना रही होती हैं। हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर कि एक क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, एक पेंटोज शुगर है, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या लगी होती है, बेस लगी होती है। अब ये जो डीएनए है इसके अंदर बेसिस क्या होती हैं, चार तरह की होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इसको कलरफुल व्यू से देखें तो इसको हम क्या देते हैं कि ये क्या है, थायमिन है, एडेनिन है, एडेनिन थायमिन, ये साइटोसिन है, और ये क्या है, गुवानिन है, ठीक हो गया। तो ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं ये क्या होती हैं, चार तरह की होती हैं, और ये आपस में क्या कर रही होती हैं, ये बॉन्ड बना रही होती हैं। अब एक स्ट्रैंड जो है, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इस फॉर्म में, और दूसरी जो है वो उल्टी, यानी कि अगर इसको हम बोल दें कि ये 3 प्राइम एंड है और ये इसी का 5 प्राइम एंड है, तो जो दूसरी इसके साथ स्ट्रैंड होगी उसका ऊपर वाली साइड पे 5 प्राइम एंड होगा और नीचे वाली साइड पे क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है, जिस तरह आप इसके अंदर देख सकते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक हो गया। अभी जो इसके अंदर लगी होती हैं बेसिस लगी हुई हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, इनकी पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक है। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ और साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा विद गुवानिन। अब ये बॉन्ड किस तरह का होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है विद थायमिन और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है विद गुवानिन, यानी एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 बॉन्ड मौजूद होते हैं और साइटोसिन और गुवानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, और ये क्या होती हैं, एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट हुई होती हैं, और इस तरह इनकी जो है हमें शेप नजर आती है, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, साइटोसिन गुवानिन, ये जो है इस तरह जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे के अराउंड क्या हो जाती हैं, ट्विस्ट हुई होती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम इसके बात कर लें फंक्शन क्या होता है इस डीएनए का हमारी बॉडी के अंदर, इस डीएनए का फंक्शन हेरिडिटेरी होता है बेसिकली, यानी इनहेरिटेंस में इसका ज्यादा रोल होता है। क्या रोल होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाना, ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक किसके फॉर्म में जाते हैं, इसी सीक्वेंस के फॉर्म में, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर पेरेंट्स के अंदर ये सीक्वेंस मौजूद है, ये जो बेसिस हैं इनका ये वाला प्रॉपर सीक्वेंस मौजूद है, ये सीक्वेंस डिटरमाइन करता है कि किस तरह के अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है। ये जो बेसिस का सीक्वेंस है ये डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, किसके लिए होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब एक पेरेंट के अंदर अगर ये सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है, और यही सीक्वेंस जो है वो नेक्स्ट ट्रांसमिट हो रहा है टू द डॉटर या टू द सन, यानी कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ये जा रहा है अगर, तो क्या होगा, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनेंगे, उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से क्या होंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन बनेंगे, और जो भी उनका स्किन कलर है, हेयर कलर है, आई कलर है, वो क्या होगा, रिजेंबल करेगा विद द पेरेंट्स ड्यू टू द सेम सीक्वेंस, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं डीएनए का वो स्पेसिफिक पार्ट जिसके अंदर किसी भी कैरेक्टर की जो है सीक्वेंस मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल आई कलर का जो है मौजूद है सीक्वेंस, या फिर हेयर कलर का, स्किन कलर का, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन बोलते हैं।
ऐसा एरिया डीएनए का जिसके ऊपर ये सीक्वेंस मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीन बोलेंगे। तो ये इसका रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ इसने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जाने होते हैं इस सीक्वेंस की फॉर्म में। इस सीक्वेंस से फिर आगे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनेंगे, उनसे स्पेसिफिक प्रोटीन बनेंगी और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है यानी कि आरएनए क्या होता है। आरएनए जो है बेसिकली ये एक क्या होती है, ये राइबोज शुगर होती है, ठीक है। यानी कि इसकी जो शुगर है वो क्या होगी, राइबोज होगी, ना कि डीऑक्सीराइबोज। और दूसरी बात ये कि ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होती है, ठीक है। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा कि उसके अंदर दो स्ट्रैंड होती है जो कि एक दूसरे के राउंड क्या हुई होती हैं, ट्विस्ट हुई होती है, कॉइल हुई होती हैं। लेकिन जो हमारे पास आरएनए है उसके अंदर क्या होगी, जस्ट एक ही स्ट्रैंड मौजूद होगी, सेकंड स्ट्रैंड इसके अंदर मौजूद नहीं होती। और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं वो भी क्या होती हैं, इसके अंदर 4 ही होती हैं, जस्ट लाइक डीएनए, ठीक है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो कितनी होती हैं, 4। एक तो ये कि ये सिंगल स्ट्रैंड होती है, ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि इस तरह की फॉर्म में सिंगल स्ट्रैंड इसकी मौजूद होती है। और इसके अंदर जो है वो 4 बेसिस होती हैं, गोवानिन, साइटोसिन, एडेनिन, लेकिन थायमिन की जगह इसके अंदर मौजूद होती है यूरासिल। ये बेस जो है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, थायमिन की जगह पे आती है यूरासिल, ठीक हो गया। तो अब हम कहते हैं कि इसके जो है आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको ले जाता है किसके पास, राइबोसोम के पास, ठीक है। हमें पता है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, राइबोसोम। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया हुआ है कि एक लार्जर सब यूनिट होता है वो मिलता है स्मॉलर सब यूनिट के साथ, ठीक है, और क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब हमने कहा था कि डीएनए के अंदर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब क्या होगा कि डीएनए जो है डुप्लीकेट होगा और जो है वो आरएनए बना देगा एक, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा और उस कॉपीड सीक्वेंस को वो लेके आएगा इस राइबोसोम के पास, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, यानी कि ये तो लेके आएगा ना, सीक्वेंस लेके आएगा डीएनए टू राइबोसोम, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स दे देगा टू राइबोसोम, यानी इस सीक्वेंस को राइबोसोम रीड करेगा और बताएगा कि किस टाइप का उसको अमाइनो एसिड चाहिए। फिर ट्रांसफर आरएनए उसको वो अमाइनो एसिड देगा और वो उसको जोड़ता जाएगा और क्या बना देगा, हमारे पास प्रोटीन बन जाएगी। जो राइबोसोमल आरएनए है ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल रोल होता है इसका ऑफ राइबोसोम, यानी कि ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर को भी बना रहा है और उसके फंक्शन को भी इम्प्रूव कर रहा है ताकि हमारे पास स्पेसिफिक क्या हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो ये था हमारे पास आरएनए जिसके अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है और थायमिन की जगह क्या है, यूरासिल है। 3 टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और ये तीनों टाइप्स मिलके बेसिकली क्या कर रही हैं, राइबोसोम को कह रही हैं कि वो क्या करे, प्रोटीन की सिंथेसिस करे, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, प्रोटीन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो डीएनए और आरएनए हैं ये वर्क कैसे करते हैं। बेसिकली जो वर्किंग है डीएनए और आरएनए की, इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी डीएनए और आरएनए की वर्किंग है ये सेल के अंदर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास क्या है, एक
सेल है और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, हमें पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, क्रोमोसोम मौजूद होता है। और ये क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, डीएनए से मिलकर बना हुआ है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर बहुत ज्यादा क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। और उस डीएनए के अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके इतने से पार्ट को ले लें तो, और ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है, इसके अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक पार्ट जिसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, किस फॉर्म में, सीक्वेंस की फॉर्म में, यानी कि एडेनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन, ठीक सॉरी एडेनिन थायमिन थायमिन एडेनिन साइटोसिन गुवानिन गुवानिन साइटोसिन, इस फॉर्म में, इस सीक्वेंस के फॉर्म में क्या है, वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन को हम या उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, जीन है। उस पार्ट को क्या कर लिया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है। यानी कि डीएनए की स्ट्रैंड जो है, अगर हम यहाँ करें तो ये इस फॉर्म में डीएनए है, ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे इस साइड पे जो इसका सीक्वेंस मौजूद है, वो यहाँ पे क्या होना शुरू होता है, कॉपी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता रहता है, पीछे से डीएनए वापस क्या होता रहता है, कॉइल होता रहता है। यानी ऐसा नहीं होता कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है खुल के अलग हो जाएं और इस तरह फिर जो है उसको कॉपी कर लिया जाए, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी जो है वो उसकी ओपनिंग होती रहती है और उसको जो है वो कॉपी कर लिया जाता है, और एट द एंड इसी न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है वो डीएनए के खुलने का और उसकी कॉपी बनने का, ये सारा प्रोसेस जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और हमारे पास इस डबल स्ट्रैंड से एक इसकी सिंगल स्ट्रैंड आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यानी कि डीएनए से बन रहा है मैसेंजर आरएनए, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस का, जिसको हमने इस्तेमाल करना है एज अ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड को रीड करने के लिए कि कौन सा हमें अमाइनो एसिड चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। यानी कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, उसको क्लोन बनाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करता है, ये आ जाता है इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये मूव करते करते पहुंच जाता है टू द राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या करेगा, इसको रीड करेगा। ठीक है, रीड करने के बाद जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो इसी सीक्वेंस के लिहाज से क्या प्रोवाइड करेगा, अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह अमाइनो एसिड क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे इसी प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू। ठीक है, और क्या होगा, हमारे पास ये प्रोटीन बनती जाएगी, और इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन। यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। और ये सारा प्रोसेस क्या है, कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ये होता है इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम के पास जाके। अब ये हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाएं तो ये जो डीएनए है हमारा, ये किसका हिस्सा है, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो है वो डॉटर के पास क्या आ रहे हैं, ये क्रोमोसोम आ रहे हैं। यानी कि वही इंफॉर्मेशन, वही आई कलर की इंफॉर्मेशन, हेयर कलर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्किन टेक्सचर की इंफॉर्मेशन, या कोई भी जो स्पेसिफिक उनकी करैक्टर है, हेरिडिटरी करैक्टर है, उसकी
इंफॉर्मेशन वो आ रही है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, और फिर उसी को कॉपी करके जो है वो प्रोटीन बनाई जा रही है और उसी तरह की ट्रेड्स क्या हो रही हैं, आ रही है नेक्स्ट जनरेशन के पास। इसको कहा जाता है वर्किंग ऑफ डीएनए आरएनए, या फिर इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये बेसिकली यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। उसके 3 कंपोनेंट देखे, बेसिस देखे डिफरेंट टाइप्स की, पेंटोज शुगर देखी हमने, और फास्फेट ग्रुप को देखा। फिर हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो वो डीऑक्सीराइबोस बन जाएगी, यानी डीएनए बन जाएगा, और अगर ऑक्सीजन मौजूद रहे वहां पे पेंटोज शुगर के पास तो वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। उसके बाद हमने इसकी वर्किंग देखी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।